हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ बात हो रही है समत एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 का ये केस है। ये आपका किस चीज से रिलेटेड है? चार ऑप्शंस आपको यहाँ दी गई हैं। पहली ऑप्शन में कह रहे हैं मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में आपके प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। ठीक है जी। सेकंड कह रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट। थर्ड कह रहे हैं माइनिंग इन शेड्यूल्ड एरियाज। या फोर्थ कह रहे हैं राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो ये चार ऑप्शन दी गई हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है माइनिंग इन शेड्यूल्ड एरियाज। तो बेसिकली जजमेंट पास की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में, जिसमें एक पिटीशन फाइल की गई थी बाय एन आंध्र प्रदेश बेस्ड लोकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, जिसका नाम था समत। ठीक है जी। और ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की गई थी फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल फॉर माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज इन द एरियाज, जो कि आपके शेड्यूल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। इस जजमेंट के चलते जितनी भी माइनिंग लीसेस ग्रांट की गई थी आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा, वो सभी नलिफाइड डिक्लेयर कर दी गई और जितने भी माइनिंग ऑपरेशंस थे सब पे एक तरीके की रोक लगा दी गई थी। और ये भी डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो आपका फॉरेस्ट लैंड है या ट्राइबल लैंड है या फिर गवर्नमेंट लैंड है शेड्यूल्ड एरियाज में, उन्हें लीज पर नहीं दिया जा सकता टू प्राइवेट कंपनीज और नॉन ट्राइबल फॉर इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। इस तरीके की एक्टिविटी सिर्फ आपके परमिसेबल थी टू अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड ट्राइबल पीपल। ठीक है जी। तो काफी इंपॉर्टेंट केस है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको इस तरीके के केसेस के नॉलेज होना जरूरी है, आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं आर्टिकल 87 ये आपका किस चीज से डील करता है? दोबारा से आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चार ऑप्शन यहाँ मेंशन की गई हैं। सबसे पहले कह रहे हैं प्रेसिडेंट जो एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को पार्लियामेंट के, ठीक है जी, क्या उससे डील करता है? या फिर ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एसेंट टू बिल से रिलेटेड डील करता है? या फिर जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, क्या क्या ये इससे डील करता है? चार ऑप्शंस दी गई हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये कब होता है इनका एड्रेस? पहली बात जब आपका जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है जी, लोकसभा के लिए। तो उसके बाद जब आप पहला जो सेशन बैठता है तो उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को। साथ के साथ जो आपका साल का पहला सेशन होता है उसमें भी प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं। ठीक है जी। तो कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो रिसेंटली ही आपकी अराउंड 18 ओपोजिशन पार्टीज ने अनाउंस किया है कि उनका डिसीजन है कि वो बॉयकॉट करेंगे प्रेसिडेंट से एड्रेस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन। बेसिकली ये चाहते हैं कि एक तरीके का सपोर्ट दिखाना जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द 3 फार्म लॉज। सो आर्टिकल 87 के आधार पर ये कहा गया है कि किसी तरीके का जो कमेंसमेंट होगा एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर ई जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं, उस दौरान प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे दोनों हाउसेस को। साथ के साथ जब भी आपका पहला सेशन होगा किसी भी नए साल का, तो उस दौरान भी प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। तो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा गया था कि जब भी आपके एक नया सेशन शुरू होगा तब आपके प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे दोनों हाउसेस को। बट ये जो रिक्वायरमेंट थी ये चेंज कर दी गई थी बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनरली जो आपकी प्रेसिडेंट की स्पीच रहती है उसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी या प्रायोरिटीज रहेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपकमिंग ईयर के लिए प्लान सेट किए गए हैं, तो इन सभी की वो हाइलाइट्स अपनी स्पीच में प्रोवाइड करते हैं। ये आपको पता ही है, कैबिनेट द्वारा ये ड्राफ्ट की जाती है और एक तरीके का ब्रॉड फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करते हैं ऑफ द गवर्नमेंट्स एजेंडा एंड डायरेक्शन। 20 तरीके के आपके प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एड्रेस करते हैं। तो उसके बाद आपकी डिबेट शुरू होती है, नॉट ओनली ऑन द कंटेंट्स ऑफ द एड्रेस बट ऑल्सो ऑन द ब्रॉड इश्यूज ऑफ द गवर्नेंस इन द कंट्री। और इसी के चलते जो आपका बजट का डिस्कशन होता है वो वहां से शुरू हो जाता है। हालांकि जो आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं वो रिफ्यूज नहीं कर सकते अपनी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उनकी कि उन्हें दोनों हाउसेस को एड्रेस करना है। बट ऐसे आपकी सिचुएशंस आ सकती हैं जब वो डेविएट कर जाएं फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द स्पीच प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपसे पूछा गया था आर्टिकल के बारे में। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में। बहुत बार आपका टॉपिक डिस्कस हो चुका है और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं। ठीक है जी। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपका आर्टिकल 324 है वो डील करता है विद द परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित की गई है फॉर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन द कंट्री। ठीक है जी। तो यहाँ मतलब आपकी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की जा रही है।
सेकंड में कह रहे हैं कि जो सेंसर है बेसिकली आपकी पेनल्टी है विच कैन ओनली बी इम्पोज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट आपको बतानी है इन दोनों में से कौन कौन सी करेक्ट है। ठीक है जी, कोड्स यहाँ मेंशन्ड है तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट ओनली। सेकंड में जो आपकी सेंसर की पेनल्टी रखी गई है ये बेसिकली आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इम्पोज नहीं की जाती, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज की जाती है। ठीक है जी, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रिसेंटली जो आपके आंध्र प्रदेश की सरकार है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है टू द सेंसर नोटिसेस जो कि इशू किए गए हैं बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू द टू सीनियर आईएएस ऑफिशियल्स ओवर प्रिपरेशंस फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस। इसमें जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने सेंसर नोटिस इशू कर दिया है अगेंस्ट द पंचायत राज प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड पीआर कमिश्नर फॉर देयर फेलियर टू पब्लिश 2021 इलेक्टोरल रोल्स। और इन प्रोसीडिंग्स के चलते कंपल्सरी रिटायरमेंट रेकमेंड की गई है उन दो आईएएस ऑफिसर्स की। तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर आर्ग्यू किया है कि ये जो पावर है बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के डोमेन में नहीं आती है, क्योंकि गाइडलाइंस के आधार पर लिखा गया है कि कोई भी आपके इलेक्शन कमीशन होगा उनके पास पावर है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी ऑफिसर या पुलिस पर्सनल को जो कि काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर किसी ऑटोनॉमस बॉडी के अंडर जो कि आपकी फुली या पार्शली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें सस्पेंशन कब कर सकते हैं? फॉर इनसबऑर्डिनेशन और डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी बिसाइड्स मेकिंग रिकमेंडेशंस टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन व्हाइल एंगेज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और इलेक्शन ड्यूटी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मतलब कहा जा रहा है कि उनके पास सस्पेंड करने का पावर है और जो भी इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें वो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। और जो आपकी सेंसर जो एक पेनल्टी है वो बेसिकली आपकी क्लासिफाइड है अंडर माइनर पेनल्टीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इम्पोज दिस पेनल्टी ऑन अ मेंबर ऑफ सर्विस जो कि आपके सर्विंग है विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड इट हैज टू बी इम्पोज बाय द फॉलोइंग द प्रोसीजर जो कि आपके रूल 10 ऑफ द आईएएस डीएनए रूल्स ऑफ 1969 में मेंशन्ड है। ठीक है जी, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में किसकी कितनी ज्यूरिसडिक्शन है। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। तो ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में बात हो रही है और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं इसके चलते किसी भी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है अंडर दिस एक्ट एंड ही और शी कैन बी चार्ज्ड विद द क्राइम इवन इफ उनका जो एक्शन है वो अनइंटेंशनली क्यों ना हो एंड नॉट इंटेंडेड टू एंडेंजर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है जी, सेकंड में कह रहे हैं इस एक्ट के चलते नहीं कहा गया है कि कौन सा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी, ये पूरा सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है, उन्हीं के डिस्क्रिप्शन पे ये रखा गया है कि वो डिसाइड कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को कि वो आपका सीक्रेट डॉक्यूमेंट के एम्बिट में लाई करता है नहीं। तो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपके ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से रिलेटेड। वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो रिसेंटली कंप्लेंट्स फाइल की जा रही हैं विद द मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसके चलते उनसे डिमांड हो रहा है कि वो एक्शन लें अगेंस्ट न्यूज चैनल एडिटर अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। साथ के साथ ये डिमांड रखी जा रही है कि उनके केसेस को रजिस्टर किया जा सके फॉर सेडिशन अगेंस्ट हिम जिन्होंने वो सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की है जो कि आपका रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी है थ्रू व्हाट्सएप चैट्स। तो बेसिकली बात करें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में, सो इसकी जो जड़ें हैं वो आपके ब्रिटिश एरा से है कि ये ओरिजिनली आपका इनेक्ट किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन जब वो वाइसरॉय थे इंडिया के फ्रॉम 1899 टू 1905। और बेसिक सा पर्पस यही था इस एक्ट का कि जो वॉइस थी ऑफ नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस उन पर रोक लगाई जा सके, उन्हें म्यूट कर दिया जा सके। और बेसिकली इसे एक्सटेंड कर दिया गया था टू ऑल द मैटर्स ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन द गवर्नेंस इन द कंट्री। ठीक है जी, सो बेसिकली आपका ब्रॉडली डील करता है विद द टू एस्पेक्ट्स, स्पाइंग एंड एस्पिनाज जो कि आपका कवर्ड है सेक्शन 3 के अंडर, और सेकंड क्या है डिस्क्लोजर ऑफ अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5। सो जो बेसिकली पनिशमेंट्स रखी गई हैं इस एक्ट के आधार पर वो आपकी रेंज करती हैं फ्रॉम 3 टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आपको उम्र कैद भी हो सकती है इफ द इंटेंट इज टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट इंडिया जो कि आपका सेक्शन 5 में मेंशन्ड है। और ये तो हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इसके एक्ट के आधार पर किसी प्रोसिक्यूट किया जाता है तो उन्हें उन पर चार्ज लगा सकता है उस क्राइम का इवन इफ द एक्शन वाज अनइंटेंशनल। ठीक है जी, और इस एक्ट के बारे में खास बात जो कि आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए कि ये आपका एम्पावर करता है पर्सन्स इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी टू हैंडल सच ऑफिशियल सीक्रेट्स, और बाकी जितने रहेंगे जो कि इन्हें हैंडल करेंगे इन प्रोहिबिटेड एरियाज और आउटसाइड देम
आर लायबल फॉर पनिशमेंट। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी इस एक्ट से रिलेटेड। बाकी हम सीक्रेट डॉक्यूमेंट के बारे में तो ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको स्कीम आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पर। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम है जो कि फुली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट। सेकंड में बात कर रहे हैं, ये प्रोवाइड करता है कवर ऑफ 5 lakhs पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। थर्ड में कह रहे हैं आपका कवर करता है अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सच एज डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन। फोर्थ में कह रहे हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं स्कीम के, कि ये पोर्टेबल है अक्रॉस द कंट्री। और लास्ट में कह रहे हैं इसमें कौन कौन सी आपकी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली आपके 1393 प्रोसीजर्स जिसमें आपके कवर होते हैं ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ड्रग्स, सप्लाईज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फिजिशियन फीस, रूम चार्जेस, सर्जन चार्जेस, मतलब सब चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपको बताना है इन 4 स्कीम्स में से कौन सी स्कीम के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बहुत बार हम अपने लेक्चर्स में भी इसे कवर कर चुके हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको दिक्कत आए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रिसेंटली ही जो आयुष्मान की CAPF स्कीम है ये लॉन्च हुई थी रिसेंटली, जिसके चलते ये जो बेनिफिट था आपकी सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का, ये एक्सटेंड किया गया है टू ऑल पर्सनल ऑफ द आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इन द कंट्री। तो इस स्कीम के चलते अराउंड 28 लाख पर्सनल ऑफ CAPF, जो कि आपके असम राइफल्स एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं और उनकी फैमिली, वो कवर किए जाएंगे बाय द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है जी, तो बेसिक से डिटेल्स देख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको पता ही है दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस है, एश्योरेंस स्कीम है जो कि फुली भारतीय सरकार द्वारा फाइनेंस्ड है और ये आपका प्रोवाइड करता है कवर ऑफ 5 lakhs पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। बेसिक सा जो एम था कि प्रोवाइड किया जा सके कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है फैमिली साइज या एज या जेंडर पर, और एक कवर करता है अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सच एज डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन। बेनिफिट्स आप इसके अवेल कर सकते हैं किसी भी देश के कोने में। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी डिटेल्स है आपकी स्कीम से रिलेटेड। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। मेरी उम्मीद है कि आप में से सभी ने ही इसमें 5 out of 5 स्कोर किया हो, बट स्किल जो भी आपका स्कोर रहा हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली प्री बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए प्रीमिक्स के माध्यम से। ठीक है जी, साथ के साथ प्रीलिम्स का जो टाइम है वो और नज़दीक आता जा रहा है, तो आपको अब अपनी तैयारी को थोड़ा डेविएट करने की ज़रूरत है कि आपको प्री फोकस्ड प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ज़्यादा करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, जितने भी आपके स्टैटिक जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस की, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसी के लिए आपके लिए एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि जो हमारा प्रीलिम्स 2021 के लिए जो हमने कुछ आपके लिए सेगमेंट्स निकाले हैं, कि जैसे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हो गया, ठीक है जी, ये रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है, जिसमें आपका GS स्टैटिक कंटेंट आपको दे दिया गया है और जो आपके करंट अफेयर अपडेट्स हैं वो भी आपके मिड फरवरी से शुरू हो जाएंगे। साथ साथ इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी है और इसकी टोटल अमाउंट है 11,000। ठीक है जी, या फिर किसी को अगर सिर्फ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ही लेनी हो तो वो भी अवेलेबल है ओनली फॉर 5,000, और CSET का भी एक कॉम्पोनेंट रखा गया है ओनली फॉर 3,500। साथ के साथ हमारे UPSC 2022 के लिए भी हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। जितने भी हमारे भाई बंधु 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा प्रीलिम्स और मेंस का क्रैश कोर्स है विद आंसर इवैल्यूएशन 25,000 इसकी कॉस्ट है। विदाउट आंसर इवैल्यूएशन में आपकी 20,000 है अगर किसी को आंसर इवैल्यूएट नहीं करवाने हो। फिर हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स PSIR एज वेल एज सोशियोलॉजी, उनकी भी डिटेल्स आपके सामने यहाँ मेंशन्ड है विद आंसर इवैल्यूएशन एंड या फिर विदाउट आंसर इवैल्यूएशन। ठीक है जी, एसए का भी हमारा कोर्स है, CSET का भी लॉन्च कर दिया गया है। तो ये सारी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। खास बात, एक इनॉग्रल डिस्काउंट रखा गया है 1000 का, जो कि आपका अवेलेबल है अंटिल द 7th Feb 2021 12 PM तक। ठीक है जी, तो काफ़ी आप इसमें अपने कॉम्बो भी बना सकते हैं कोर्सेज के हमारी वेबसाइट पे जाके, और इसमें आपके इंस्टॉलमेंट्स प्लान भी अवेलेबल हैं। तो आई होप आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रहे।
तो इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। डेली के आपके 5 क्वेश्चंस तो आते हैं, इन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।